हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 15 दिसंबर और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ लद्दाख को लेकर है। दरअसल लद्दाख में कई समय से डिमांड चल रही है कि उन्हें 6 शेड्यूल में शामिल कर लिया जाए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर लद्दाख की पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 97% उनकी जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल है। ठीक है? तो उनको अपने ट्राइबल राइट्स को इंश्योर करने के लिए, अपने सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इंश्योर करने के लिए वो चाहते हैं कि उनकी कम्युनिटी को 6 शेड्यूल में डाल दिया जाए। तो इसी के लेकर लोकसभा में सवाल पूछा गया था तो उसमें यूनियन होम मिनिस्टर ने ये जवाब दिया कि सिक्स शेड्यूल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि किसी भी ट्राइबल कम्युनिटी का सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो वो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि लद्दाख में जो ट्राइबल के लिए जो रिजर्वेशन है वो 10% से बढ़ा के 45% कर दिया गया है। तो इनका ऐसा कहना है कि हम ऑलरेडी स्टेप ले रहे हैं उनके सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। उन्होंने डायरेक्टली ना तो हाँ बोला है, ना ही ना बोला है कि उन्हें सिक्स शेड्यूल में डालना है या नहीं डालना है। क्योंकि जब से 2019 से लद्दाख अलग हुआ था जम्मू कश्मीर से, तब से ही ये डिमांड उठने लगी थी। यहाँ तक कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब एनसीएसटी ने भी ये रिकमेंड किया था कि लद्दाख को सिक्स शेड्यूल में डाल दिया जाए। अब सिक्स शेड्यूल होता क्या है? सिक्स शेड्यूल आर्टिकल 244 के तहत ट्राइबल एरिया के लिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करता है, जिसमें अभी कौन-कौन से राज्य हैं? आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम। इस सिक्स शेड्यूल में होता क्या है कि इसमें आपको एक ऑटोनोमिक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने का पावर मिल जाता है, जो उस क्षेत्र को, जो उस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट को गवर्न करता है। तो अभी लगभग 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मेघालय के अंदर है खासी, जैंतिया, गारो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है। मिजोरम के अंदर 3 है, चकमा, लाई और मारा। त्रिपुरा में सिर्फ एक ही है, त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। आसाम में भी 3 है, दिमा हसाओ, कार्बी आंगलोंग, बोडोलैंड। तो ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होते हैं, ये उस क्षेत्र को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करते हैं कि आप अपने क्षेत्र में, अपने डिस्ट्रिक्ट में लैंड को लेकर, पब्लिक हेल्थ को लेकर, एग्रीकल्चर को लेके आप गवर्न कर सकते हो। तो इसके कंपोजिशन क्या है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के? तो इनका जो टर्म होता है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का वो 5 साल का होता है। इनमें जो मेंबर होते हैं वो 30 से ज़्यादा नहीं हो सकते, जिसमें से 4 जो है वो नॉमिनेट किए जाएँगे गवर्नर के द्वारा और बाकी के जो 26 हैं वो इलेक्ट किए जाएँगे। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है, ये लेजिस्लेट करती है लैंड को लेकर, फिशरीज को लेकर, फॉरेस्ट्री, सोशल सिक्योरिटी, एंटरटेनमेंट, पब्लिक हेल्थ। इसके अलावा यूपीएससी ने ये फैक्ट पहले भी पूछ रखा है कि जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो विलेज कोर्ट भी एस्टैब्लिश कर सकती है, ताकि जो ट्राइबल्स को लेकर कोई केसेस है तो उसको सुनवाई की जा सके और यहाँ तक कि वो पनिशमेंट भी दे सकती है, केवल उस क्राइम में जहाँ पर सिर्फ 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। तो ये फैक्ट हमें याद रखना है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ त्रिपुरा के उनाकोटी को लेकर है। अभी उनाकोटी एक ऐसी जगह है जहाँ पर 99,99,999 स्कल्पचर्स हैं जो रॉक के ऊपर बनाए गए हैं और कुछ रॉक को कट करके मूर्तियाँ बनाई गई हैं। अब सबसे पहला सवाल उठता है कि ये उनाकोटी कहाँ पर है? ये त्रिपुरा के रघुनंदन हिल्स में है और अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि सेंटर जो केंद्र सरकार है उसने ये यूनेस्को को अप्रोच किया है ताकि उनाकोटी को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जा सके और 12 करोड़ ग्रांट भी दिया गया ताकि इसको अच्छे से डेवलप किया जा सके और एक मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए डेवलप किया जा सके। उनाकोटे की हिस्ट्री देखें तो ये 7-9 सेंचुरी का बना हुआ है, जो कि एक सेवाइट पिलग्रिमेज साइट है। दरअसल यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि शिव जी आके रुके थे और उनके साथ में 99,99,999 भगवान आकर रुके थे। अब अगले दिन सूर्योदय से पहले उन्हें काशी जाना था, बट सिर्फ भगवान शिव को छोड़ के किसी की भी नींद खुली नहीं। तो भगवान शिव जी ने श्राप दिया उनको कि तुम सब पत्थर के बन जाओगे। तो यहाँ पर 99,99,999 भगवानों की आकृति बनाई गई है पत्थरों पर और कुछ पत्थर से काट के मूर्तियाँ बनाई गई हैं, जैसे शिव जी की मूर्ति है, गणेश जी की मूर्ति है। तो इसे भगवान शिव जी के पिलग्रिमेज साइट की तरह देखा जाता है। तो यहाँ पे रॉक कट स्कल्पचर्स आपको मिलेंगे, स्टोन इमेज आपको मिलेंगी और मंगलोइड फीचर्स मिलेगा इसमें। और इसे नॉर्थ ईस्ट का अंकोर वाट क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अंकोर वाट टेम्पल है, अंकोर वाट टेम्पल कहाँ पाया जाता है? ये कंबोडिया में है। तो वहाँ पर जैसे जो रॉक कट स्कल्पचर्स हैं और सेम टू सेम वही जो रॉक कट स्कल्पचर यहाँ भी पाया जाता है उनाकोटी में। इसलिए इसे नॉर्थ ईस्ट का अंकोर वाट कहा जाता है। और उनाकोटी का मतलब क्या होता है? उनाकोटी का मतलब है 1 करोड़ से 1 कम। मतलब 99,99,999। अंकोर वाट कहाँ है? अंकोर वाट कंबोडिया में है, जिसे सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। इसे 12 सेंचुरी में बनवाया गया था किसके द्वारा? सूर्यवर्मन 2 के द्वारा। और ये जो अंकोर वाट टेम्पल है, ये किसे डेडिकेट किया गया? शिवा, ब्रह्मा और विष्णु को। और बाद में कुछ को बुद्धिस्ट टेम्पल की तरह डेवलप कर दिया गया। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट टेम्पल है, रिलीजियस स्ट्रक्चर बोल सकते हैं और इंडिया इसकी हेल्प भी कर रहा है ताकि अंकोर वाट में भी रिस्टोरेशन का काम अच्छे से किया जा सके। तो इसको लेकर यूपीएससी में प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, क्योंकि अभी ये न्यूज़ में है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ एनपीए को लेकर है। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अभी न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में ये बताया है कि पिछले 5 सालों में बैंक्स ने
10 लाख करोड़ से ज़्यादा के अमाउंट को रिटर्न ऑफ कर दिया है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है। इसको लेके जो हमारी विपक्ष है, अपोज़िशन है, उसने काफ़ी मुद्दा बनाया है। उनका ऐसा मानना है कि हम जो किसानों को लेकर उनके इंटरेस्ट को, उनके लोन को माफ़ नहीं कर रहे हैं, बट जो हमारे इंडस्ट्रीज़ हैं, वो 10 लाख करोड़ तक का लोन है, उनको माफ़ किया जा रहा है, तो वो गवर्नमेंट पे एक्यूज़ कर रहे हैं। बट हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से ये जानना है कि एनपीए क्या होता है और इसका क्या क्राइटेरिया है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक जो लोन देती है, ठीक है? उसमें आपको इंटरेस्ट और पेमेंट उसका वापस करना होता है। बट अगर आप बैंक्स को 90 दिन तक उसका इंटरेस्ट या फिर उसका प्रिंसिपल आप नहीं देते हो, तो बैंक उसे एनपीए की कैटेगरी में डाल देता है। अब एनपीए के भी 3 डिवीज़न होते हैं। अगर 90 दिन तक किसी भी लोन का आपको इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल नहीं मिलता है, तो वो एनपीए कैटेगरी में होता है और अगर वो 12 महीनों तक उसका इंटरेस्ट या फिर प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, तो उसे सब स्टैंडर्ड एसेट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और अगर यही पीरियड 12 मंथ से ज़्यादा हो जाए, तो उसे डाउटफुल एसेट कहा जाएगा और जब कंपनी दिवालिया हो जाए, आपको पता है कि उसके पास कुछ नहीं देने के लिए, तो वो लॉस एसेट कहलाएगा कि अब इसकी रिकवरी नहीं हो सकती। तो ये 3 कैटेगरी होती है। अब राइटिंग ऑफ क्या होता है? राइटिंग ऑफ में क्या होता है कि बैंक उस लोन को अब एसेट नहीं बोलती है। बैंक क्या करती है कि लोगों से डिपॉज़िट लेती है। तो उसमें जो वो इंटरेस्ट देती है, तो उसको लायबिलिटी बोलते हैं। क्योंकि उसमें बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। बट उसी डिपॉज़िट को वो जब लोन देती है, तो लोन से उसको रिटर्न मिलता है, उसको इंटरेस्ट मिलता है, तो इसीलिए ये उसका एसेट बन जाती है। तो चूँकि अब वो जो लोन है, वो वर्क नहीं कर रहा है, वो उसको ना इंटरेस्ट दे रहा है, ना प्रिंसिपल दे रहा है, तो उसको वो रिटर्न ऑफ कर देती है। तो इस रिटर्न ऑफ का मतलब सिंपल सा मतलब यही होता है कि अब वो बैंक के लिए एसेट नहीं रहा। वो रिटर्न ऑफ हो जाने के बाद उस बैंक की जो बैलेंस शीट होती है, उसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट का रिडक्शन देखने को मिलता है। क्योंकि एनपीए जो होता है वो रिकवरी की उम्मीद होती है, बट रिटर्न ऑफ में उसमें रिकवरी के चांस कम लगते हैं। तो वो अपने बैलेंस शीट में उसको रिटर्न ऑफ कर देती है। उसके बैंक को कुछ फ़ायदा मिलता है। बैंक को फ़ायदा होता है टैक्स लायबिलिटी में। क्यों? क्योंकि अगर आप एनपीए को रिटर्न ऑफ कर दोगे, तो क्या होगा कि वो आपके लॉस में चला जाएगा। लॉस में चला जाएगा तो आप अपना प्रॉफ़िट कम दिखा सकते हो। अगर आपका प्रॉफ़िट कम हुआ है तो ऑब्वियसली आप टैक्स कम दोगे। तो इसीलिए बैंक्स एनपीएस को रिटर्न ऑफ कर देती हैं। बट रिटर्न ऑफ का मतलब ये नहीं होता है कि लोन भूल गए हैं। रिटर्न ऑफ का मतलब होता है कि वो फिलहाल एसेट से अब एक लॉस बन गया है, पर कोशिशें जारी रखती है बैंक की किसी प्रकार से रीस्ट्रक्चर हो जाए, किसी प्रकार से उसके ओनरशिप को बदल के वो लोन को रिकवरी किया जा सके। दूसरा ये कि आरबीआई बोलता है कि अगर आपके पास एनपीए है तो आपको उसके रिगार्डिंग प्रोविज़न करना पड़ेगा पर्टिकुलर अमाउंट का। तो अगर आप एनपीए को रिटर्न ऑफ कर दोगे तो प्रोविज़न करना नहीं पड़ेगा। तो उससे जो वो अमाउंट बचेगा वो और ज़्यादा लोन में दिया जा सकता है। तो इसीलिए बैंक्स रिटर्न ऑफ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती हैं। बट आरटीआई रिप्लाई में ये पता चला है कि जो रिटर्न ऑफ अमाउंट है भी सही, वो बैंक्स जहाँ तक है रिकवरी कर ही लेती है। भले थोड़ा कम रिकवरी होती है पर रिकवरी हो जाती है। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ जेमिनिक्स मीटियोर शावर को लेकर है। क्यों ये न्यूज़ में है? दरअसल ये जो जेमिनिक्स मीटियोर शावर है, ये 13 से लेके 14 दिसंबर तक देखने को मिला और 15 दिसंबर को मतलब आज की रात भी आपको देखने को मिल सकता है। बट ये बैंगलोर के आसपास के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके लिए क्लियर स्काई होना बहुत ज़रूरी है, मतलब पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। अब हमें ये जानना है कि मीटियोर शावर क्या होता है? दरअसल मीटियोर्स क्या होते हैं? जो रॉक और जो आइस होते हैं, जो कॉमेट से निकलते हैं, जो बाकी प्लैनेट की तरह सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो उसके जो कुछ टुकड़े और जो आइस होते हैं, उन्हें मीटियोर्स बोला जाता है। और यही मीटियोर जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वो जलने लगते हैं, तो उससे ये इस टाइप का कुछ नज़ारा देखने को मिलता है। और ये लगभग हर साल ही देखने को मिलता है, जब भी अर्थ किसी ऐसे ट्रेल को क्रॉस करता है, जहाँ पे बहुत सारे कॉमेट्स ने अपने रॉक और आइस छोड़ रखे होते हैं, उनके ट्रेल में होते हैं और ये हमारे वायुमंडल में जब प्रवेश करते हैं, तो चूँकि बहुत ज़्यादा घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, तो वो जल जाते हैं। तो इससे ये इस टाइप का स्पेक्टेकुलर हमें देखने को मिलता है। अब जेमिट्स मीटियोर शावर क्या होता है? ये मोस्ट रिलायबल एनुअल मीटियोर शावर मतलब हर साल ये देखने को मिलता है। क्योंकि ये कोइंसाइड करता है जब हमें न्यू मून होता है। न्यू मून में क्लियर स्काई होता है, वेदर भी क्लियर होता है। तो आप इज़िली जेमिनी मीटियोर शावर को देख सकते हो और इस जेमिनी मीटियोर शावर में लगभग 100 से 150 मीटियोर पर आवर आपको देखने को मिल सकते हैं धरती के वायुमंडल में प्रवेश होते हुए। तो इससे ये नज़ारा देखने को मिल सकता है। अब यूपीएससी पर्सपेक्टिव से हमें ये जानना है कि इसमें एक खास चीज़ ये है कि जो जेमिनी मीटियोर शावर हैं, ये किसी कॉमेट से निकले हुए डेब्रिस नहीं है। ये एस्टेरॉइड से निकले हुए डेब्रिस होते हैं, जिसे 3200 पैथॉन बोला जाता है। अन्य जो मीटियोर शावर्स हैं, वो कॉमेट के डेब्रिस से होता है। बट जो जेमिनिस मीटियोर शावर हैं, वो एक एस्टेरॉइड के डेब्रिस हैं जो लेफ्ट ओवर होते हैं जब वो हमारी धरती के एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं, एंटर करते हैं, तब ये जेमिनिस मीटियोर शावर हमें देखने को मिलता है। तो यूपीएससी इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन पूछ सकती है, तो हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम आईजीएफ 2022 को लेकर है। क्यों न्यूज़ में है? दरअसल हाल ही में इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम कंक्लूड हुआ है।
तो हमें ये जानना है कि आखिर ये किसने ऑर्गेनाइज़ करवाया, इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। ये हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है, जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, उसने ये फोरम ऑर्गेनाइज़ करवाया और ये दूसरी बार ऑर्गेनाइज़ हुआ है। फर्स्ट टाइम ये 2021 में ऑर्गेनाइज़ हुआ था और ये जो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम है, वो किससे एसोसिएटेड है? ये यूनाइटेड नेशन के इंटरनेट गवर्नेंस फोरम से एसोसिएटेड है, जहाँ पर ये डिस्कस किया जाता है कि कैसे गवर्नेंस में जो इंटरनेट को लेकर जो वर्ल्ड गवर्नेंस है, उसमें इंडिया कैसे पार्टिसिपेट कर सकता है, इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे सेव रखा जा सकता है, इंडिया कैसे एक लीडरशिप की भूमिका निभा सकता है, तो इसमें ये सब चर्चा की जाती है। अब प्रीलिम्स में ये पूछा जा सकता है कि इनके इंटरनेट गवर्नेंस फोरम क्या है? ये यूनाइटेड नेशन का इनिशिएटिव है, जो 2006 में यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने स्टार्ट किया था। तो एक मल्टी स्टेक होल्डर फोरम है, जहाँ पर जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं और वो इंटरनेट के गवर्नेंस को लेकर पॉलिसी भी डिस्कस करते हैं, ताकि इसके गवर्नेंस को और ज़्यादा इंक्लूसिव और इफेक्टिव बनाया जा सके। और गवर्नमेंट ने इस फोरम में बताया कि हम जो हैं, इंडिया जो है, वो ऑलरेडी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कनेक्टेड नेशन है, जिसके पास में 800 मिलियन ब्रॉडबैंड यूज़र्स हैं। हम भारत नेट के थ्रू पूरे हमारे ग्राम पंचायत को इंटरनेट के थ्रू जोड़ रहे हैं। तो इंटरनेट गवर्नेंस में भारत का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस इनिशिएटिव के बारे में यूपीएससी पूछ सकती है कि किसका इनिशिएटिव है और इंडिया का इसमें क्या रोल है। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स? फर्स्ट स्टेटमेंट है, एस्टेरॉइड्स आर स्मॉल रॉकी प्लैनेटॉइड्स व्हाइल कॉमेट्स आर फॉर्म्ड ऑफ फ्रोजन गैस हेल्ड टुगेदर बाय रॉक एंड मेटालिक मटेरियल। सेकंड स्टेटमेंट, asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while comets are found between Venus and Mercury. थर्ड है, comets show perceptible growing tail while asteroids do not. तो अभी हाल ही में हमने कॉमेट्स और एस्टेरॉइड के बारे में देखा, तो पहला स्टेटमेंट जो है वो सही है कि एस्टेरॉइड क्या है, रॉकी प्लैनेटॉइड्स हैं और कॉमेट जो है फ्रोजन गैसेस होती हैं, मतलब उसमें डस्ट होते हैं, रॉक्स होते हैं, आइस होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है कि एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स। ये करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी जो एस्टेरॉइड बेल्ट है वो किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है। तो उसी एस्टेरॉइड बेल्ट में सबसे ज्यादा हमें एस्टेरॉइड देखने को मिलते हैं। और कॉमेट्स फाउंड मोस्टली बिटवीन वीनस एंड मर्क्यूरी, ये गलत है, क्योंकि जो कॉमेट्स हैं वो ऑल ओवर हमारे प्लेनेटरी सिस्टम में है। वो सोलर सिस्टम में जो लेफ्ट ओवर्स होते हैं वो कॉमेट्स होते हैं, तो वो आपको हर जगह दिख जाएंगे। पर्टिकुलर कोई प्लेस, कोई बेल्ट नहीं है जहां पर कॉमेट्स आपको मिलेंगे सबसे ज्यादा। थर्ड है, कॉमेट शोज परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टर डू नॉट, ये करेक्ट है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं मीटियोर शावर कब देखने को मिलते हैं, जब अर्थ किसी कॉमेट्स के ग्लोइंग टेल्स को चेस कर रहा होता है, तो उसके जो मीटियोर्स हैं जब अर्थ में एंटर करते हैं तो मीटियोर शावर देखने को मिलता है। तो कॉमेट जब भी चक्कर काटते हैं तो उसके पीछे ग्लोइंग टेल छोड़ जाते हैं, जबकि एस्टेरॉइड्स में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या हो गया, 1 एंड 3 बी। इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पर आप ये लिंक देख पा रहे हो। और ऐसे करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।